CH135 भी ग्रुप। वेलकम टू स्टोरी की दुनिया चैनल और यह है रीबॉर्न इन विलनस बॉडी स्टोरी। आरवी ने गुस्से में अपना फोन निकाला और सीधे पुलिस को फोन मिला दिया। विक्रम जी ने राधिका को अपने सीने से लगा लिया। राधिका अपने पापा के गले लग रोने लगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। लोकेश के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अध्यक्ष जी का चेहरा लाल पड़ गया था, लेकिन हालात अब उनके हाथ से निकल चुके थे। उन्हें लगा था कि वो अपने बेटे को बचा लेंगे क्योंकि प्रिंसिपल उनके साथ है, पर यहाँ तो पूरी बाजी ही पलट गई। आरवी ने फोन कान से हटाया और सख्त लहजे में कहा, पुलिस कुछ ही देर में यहाँ होगी। देखते हैं अब कौन बचा सकता है तुम्हें, लोकेश। और फिर अपने मन में बोली, पुलिस से तो बच जाओगे, लेकिन भी ग्रुप के लीडर से कैसे बचोगे। इतना सोचकर उसके चेहरे पर एक जहरीली स्माइल आ गई। वही उसकी बात सुन लोकेश ने कांपते हुए अपने पिता की तरफ देखा और बोला, पापा कुछ कीजिए। अध्यक्ष जी ने तुरंत प्रिंसिपल को घूरा और गुस्से में कहा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम इस कॉलेज के हेड हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि इसे कॉलेज के भीतर ही संभालो। प्रिंसिपल खुद असमंजस में थे। अगर उन्होंने अध्यक्ष जी का साथ दिया तो विक्रम रायजादा का गुस्सा झेलना पड़ेगा, और अगर सच का साथ दिया तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तभी विक्रम जी ने सख्त लहजे में कहा, अध्यक्ष जी, आप चाहें तो अपने बेटे के लिए वकील कर सकते हैं, लेकिन उसे इस अपराध की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। वही निकेश, जो अब तक खुद को संभाल रहा था, अब और नहीं रुका। उसने टमटमाते हुए एक जोरदार मुक्का सीधा लोकेश के चेहरे पर मार दिया। कुत्ते की तरह लड़कियों को ब्लैकमेल करता है तू? अब बता, कैसा लग रहा है डरने में? लोकेश कुर्सी समेत नीचे गिर पड़ा। उसके होंठ से खून निकलने लगा, लेकिन निकेश रुका नहीं। उसने कॉलर पकड़कर लोकेश को उठाया और दीवार से जोर से धक्का दिया। अगर मेरी राधिका की जगह तेरी बहन या तेरी गर्लफ्रेंड होती तो क्या तुम उसे भी ब्लैकमेल करते? निकेश की आंखों में आग थी। अरिताज जी ने उसे रोकते हुए कहा, निकेश, कानून अपना काम करेगा, हमें लोकेश जैसा नहीं बनना। अपने चाचू की बात सुन निकेश एकदम से लोकेश को छोड़ देता है। आरवी एकदम से लोकेश के पास गई और उसे दीवार से खड़ा कर एकदम से नीचे फर्श पर धकेल दिया। उसे ऐसा करते देख विक्रम जी और नील आगे बढ़े, पर आरवी ये देख उन्हें हाथ दिखाकर बोली, कुछ नहीं कर रही मैं, बस कुछ जानना है मुझे। विक्रम जी हाँ में सिर हिलाकर बोले, ठीक है, और हाँ मुंह से ही बात करना, हाथ पैर से नहीं। वही अब अध्यक्ष जी बस खड़े तमाशा देखने लगे। आरवी ने लोकेश की कॉलर पकड़ बोला, राधिका की वीडियो कैसे और कब बनाई, बता। सब शांत रह सुनने लगे क्योंकि सबको ये जानना था। लोकेश ने दर्द से कराहते हुए कहा, तुम सब मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने कोई असली वीडियो नहीं बनाया, वो बस एआई से क्रिएट किया था। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। राधिका की आंखों में भय था, मतलब वो असली नहीं था? लोकेश ने हाँ में सिर हिलाया, हाँ, मैं बस तुम्हें डराना चाहता था, असली वीडियो नहीं था। और यह साबित कैसे होगा? अनिल ने सख्ती से पूछा। लोकेश ने जल्दी से कहा, मेरे लैपटॉप में पूरा सॉफ्टवेयर पड़ा है जिससे मैंने यह वीडियो बनाया था। चैट्स में भी लिखा है कि यह एआई से बनाया गया था, बस डराने के लिए। लेकिन विक्रम जी ने ठंडे स्वर में कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है लोकेश? असली हो या नकली, तुमने राधिका को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। यह अपराध है, और तुम्हें ये अंदाजा भी नहीं है कि विक्रम रायजादा की बेटी पर नजर मारना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। विक्रम जी की बात सुना अब लोकेश के साथ साथ अध्यक्ष और प्रिंसिपल दोनों ही डरने पर मजबूर हो गए। कुछ ही देर में पुलिस कमरे में दाखिल हुई। इंस्पेक्टर ने स्थिति को भांपते हुए सीधे आरवी से पूछा, मैम, किसने कॉल किया था? आरवी ने आगे बढ़कर कहा, मैंने।
इस लड़के ने हमारी दोस्त राधिका को ब्लैकमेल किया है। उसके पास उसकी कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें लीक करने की धमकी दे रहा था। इंस्पेक्टर ने गहरी नजरों से लोकेश को देखा। क्या यह सच है? लोकेश ने डरते हुए कहा, नहीं सर, मैं निर्दोष हूं। यह सब झूठ है। तभी आरवी ने मोबाइल निकालकर एक पेन ड्राइव इंस्पेक्टर को दी। यह लोकेश की पूरी करतूत का सबूत है। इसमें उसकी चैट्स और वो वीडियो हैं जिनसे वह राधिका को ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस अधिकारी ने तुरंत पेन ड्राइव को एक लैपटॉप में लगाया और जब उन्होंने स्क्रीन पर सब कुछ देखा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। लोकेश वर्मा, आपको ब्लैकमेलिंग, मानसिक प्रताड़ना और जबरन दबाव बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। अध्यक्ष जी की हार हो चुकी थी, पर वो कहते हैं ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गया अभी तक। यही अध्यक्ष जी के साथ था। उन्हें अपनी हार मंजूर ही नहीं थी। अध्यक्ष जी एकदम से चिल्लाए, ये अन्याय है। मेरे बेटे को ऐसे नहीं ले जा सकते। विक्रम जी ने ठंडे लहजे में कहा, अध्यक्ष जी, अगर आपका बेटा निर्दोष होता तो आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब कानून अपना काम करेगा। प्रिंसिपल ने भी अपने बचाव में कहा, मुझे नहीं पता था कि लोकेश इस हद तक गिर जाएगा। मैं इस कॉलेज के सम्मान को बरकरार रखना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी की आंखों में गुस्से की लपटें उठने लगीं, लेकिन अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने लोकेश को हथकड़ी पहनाई और जैसे ही उसे बाहर ले जाने लगे, उसने एक आखिरी बार आरवी को घूरकर देखा। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। आरवी एकदम निडर खड़ी रही। बर्बाद वो होते हैं जो गलत काम करते हैं। अब भुगतो अपनी करनी का फल। लोकेश को पुलिस गाड़ी में डाल दिया गया और पूरा कॉलेज यह सब देख रहा था। राधिका अभी भी डरी हुई थी, लेकिन उसे अब सुरक्षा का एहसास हो रहा था। विक्रम जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं। राधिका ने आंखों में आंसू लिए कहा, थैंक यू पापा। और थैंक यू आरवी। आरवी ने मुस्कराते हुए कहा, हम लड़कियां कमजोर नहीं होती, बस हमें अपनी आवाज उठानी आनी चाहिए। कर हाथ पैर भी। उसके बोलते ही रुचि बोली, और जबान भी। तभी ऋषित बोला, हाँ, जबान इसकी तरह जहरीली रखनी चाहिए जिससे सामने वाला इसके जहर जैसे शब्दों को सुन ही सुसाइड कर ले। रुचि ने उसे घुरा और बोली, तुम एकदम मोहल्ले की आंटी की तरह, उनकी तरह ही ताने मारती हो। तभी ऋषित टपक से बोला, हाँ, और तुम उन सास की तरह जो अपनी जबान से ही बहुओं का जीना हराम कर देती है। इनकी नोक झोंक से पल भर में वहां का माहौल बदल गया। सब हंसने लगे, साथ में राधिका का भी मूड सही हो गया। अध्यक्ष जी की सत्ता खत्म हो चुकी थी। कॉलेज में अब एक नई व्यवस्था आने वाली थी, जहां लड़कियों को सुरक्षित माहौल मिलेगा। विक्रम जी ने प्रिंसिपल को भी अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए कह दिया। कल से इस कॉलेज का नया हेड कोई और होगा। और अध्यक्ष जी, आपकी साझेदारी भी अब खत्म। चैप्टर 136। आरवी का हर्ष को आंख मारना। यह सुनते ही अध्यक्ष जी की आंखों में गुस्सा और बेपसी थी। वो जानते थे कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। वही राधिका रुचि अपने दोस्त भाई और परिवार वालों के साथ अपने घर के लिए निकल गई। विक्रम जी ने आरवी को भी चलने को कहा, लेकिन आरवी ने साफ मना कर दिया कि उसे कुछ काम है। यह सब ड्रामा होने के बाद आरवी कॉलेज से निकल गई और फिर जाकर एक कार में बैठी, जिसे मयंक ड्राइव कर रहा था। तभी आरवी बोली, मैंने जैसे बोला था वैसे तुमने एसआर कंपनी में मेरा जॉब लगवाया। जिस पर मयंक बोला, आप तो जानती हैं, हमने बहुत कोशिश की लेकिन उस कंपनी में बिना इंटरव्यू का किसी को जॉब नहीं लगता, चाहे रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री के पास से ही क्यों ना हो। उसके इतना बोलते ही आरवी के फेस पर एक स्माइल आ गई और वह बोली, जितना सोचा था उससे भी स्मार्ट है एसआर।
वहीं मयंक हैरानी से आरवी को देख रहा था क्योंकि उसे लगा था इस बात को जानने के बाद आरवी गुस्सा होगी, लेकिन उसे उलट आरवी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पहले से ही पता था, इसलिए मैंने 3 दिन पहले ही इंटरव्यू जाकर दिया था और मैं सेलेक्ट भी हो गई, इसलिए अब मुझे एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह एसआर कंपनी में जॉब करना होगा। जिस पर मयंक बोला, क्या आपको उस कंपनी में काम करना जरूरी है? आपने अभी तक खुद की कंपनी हेवन इंटरनेशनल में कदम तक नहीं रखा, सिर्फ आप ऑनलाइन मीटिंग के जरिए ही सारे प्रोजेक्ट हैंडल करती है। जिस पर आरवी बोली, सक्सेस को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए और अगर गलती से भी किसी को पता चल गया कि इंडिया की सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी की सीईओ इतनी कम उम्र की लड़की है, तो यह मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है और साथ साथ तुम लोगों के लिए भी, क्योंकि फिर हम कभी भी कहीं पर भी घूमने फिरने नहीं जा सकते, हमें हमेशा सिक्योरिटी में रहना पड़ेगा। जिस पर मयंक हाँ में सिर हिलाता है। थोड़ा देर रुकने के बाद वह फिर से बोला, आपको पता है ना, अगर गलती से भी एसआर को आप पर शक हुआ तो। उसकी बात को पूरा करते हुए आरवी बोली, ज्यादा कुछ नहीं, बस जिंदा जला देगा। लेकिन क्या करूं, उसने गलती कर दिया मेरे होटल में जाकर सिक्योरिटी तोड़ने का, और उस पर से मुझे जानना भी है कि उसकी कंपनी में एम्प्लॉय के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। जिस पर मयंक आगे कुछ नहीं बोला। तभी आरवी बोली, एसआर कंपनी के कुछ दूरी पर गाड़ी रोक देना। जिस पर मयंक हाँ में मुंडी हिलाता है। थोड़ी देर बाद आरवी एसआर कंपनी के सामने खड़ी थी और एक बार कंपनी की ऊंची इमारतें को देखती है और फिर अंदर जाकर रिसेप्शनिस्ट से बोलती है, आई एम न्यू जॉइनिंग इन दिस कंपनी। जिस पर वह रिसेप्शनिस्ट एक बार आरवी को देखती है, क्योंकि उसे इस कंपनी में काम करने के लिए आरवी की उम्र बहुत कम लग रही थी, लेकिन वह अपने ड्यूटी को बरकरार रखते हुए किसी के पास कॉल करती है। फिर आरवी से बोली, मैम कैन यू टेल मी योर नेम? तो आरवी बोली, आरवी। 2 मिनट बाद रिसेप्शनिस्ट फोन काट कर आरवी को देखते हुए बोली, यस मैम यू आर राइट, आपका जॉब फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर पोस्ट पर है। और यह सब बोलते हुए वह प्राउड भरी नजरों से आरवी को देख रही थी, क्योंकि इस कंपनी में डायरेक्ट मैनेजर का पोस्ट मिलना आसान नहीं है। इस पोस्ट पर आने के लिए कितने साल लोग काम करते, उसके बाद प्रमोशन होकर मैनेजर पोस्ट पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आरवी डायरेक्ट मैनेजर पोस्ट पर जॉब ले ली थी, इसलिए रिसेप्शनिस्ट आरवी को एडमायर करने लगी। वही आरवी उसके रिएक्शन को इग्नोर कर बोली, किस फ्लोर पर जाना है? जिस पर रिसेप्शनिस्ट बोली, अभी थोड़ी देर में सर आने वाले हैं, वह बता देंगे आपका काम और फ्लोर। जिस पर आरवी वेटिंग एरिया में बैठ गई। 5 मिनट बाद एक आदमी सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास आया तो वह रिसेप्शनिस्ट खड़ी होकर बोली, गुड मॉर्निंग सर। जिस पर वह इंसान हाँ में सर हिलाकर बोला, वेयर इज शी? जिस पर रिसेप्शनिस्ट आरवी की तरफ देखते हुए बोली, सर शी इज डेड गर्ल। वही आरवी सर नीचे करके कुछ सोच रही थी, इसलिए उसने रिसेप्शनिस्ट के बात पर ध्यान नहीं दिया। वही वह आदमी रिसेप्शनिस्ट की नज़रों को फॉलो करके पीछे मुड़कर आरवी को देखता है तो वह शॉक हो जाता है। वही जब रिसेप्शनिस्ट ने देखा कि सर कुछ नहीं बोल रही हैं, बस उस न्यू एम्प्लॉय को देख रही हैं, तो वो थोड़ा तेज आवाज में बोली, सर ये हैं मिस आरवी, जिसने यहाँ पर इंटरव्यू दिया और मैनेजर के पोस्ट पर सेलेक्ट हुई हैं। वही रिसेप्शनिस्ट की इतनी तेज आवाज सुनकर आरवी होश में आई और अपनी नजरों को ऊपर करके देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया और वह तुरंत खड़े होते हुए बोली, सीनियर हर्ष आप यहाँ? तो हर्ष नॉर्मल होते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी उसे रियलाइज हुआ कि अभी रिसेप्शनिस्ट ने बोला था कि यही फाइनेंस डिपार्टमेंट की नई मैनेजर है। इसलिए वह 2 लंबी लंबी सांस लेकर बोला, मेरे पीछे चलो। और फिर वह लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे पीछे आरवी भी। लिफ्ट में दोनों चुप्पी साड़े हुए थे। तभी आरवी बोली, सीनियर क्या आप भी यहाँ काम करते हैं? जिस पर हर्ष उसे एक नज़र देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। तो आरवी फिर से बोली, एक बार जबान से कुछ बोल दोगे तो तुम्हारा जवान नहीं कट जाएगा।
उसके इतना बोलते ही हर्ष अपनी आंखें बड़े बड़े करके उसे देखने लगा तो आरवी मुस्कुराते हुए अपनी एक आई विंक कर दी। उसके ऐसा करते ही हर्ष अनकंफर्टेबल होकर इधर उधर देखने लगा। तभी लिफ्ट 61 फ्लोर पर लिफ्ट आकर रुका। हर्ष तेज कदमों से लिफ्ट से बाहर निकल गया और उसके पीछे पीछे आरवी भी। हर्ष एक नज़र भी पीछे मुड़कर आरवी को नहीं देखता और अपने लंबे लंबे कदमों से सीधा एक प्राइवेट रूम में चला गया। वही आरवी उस प्राइवेट रूम के गेट के पास जाकर रुक गई और बोली, मेरे एक बार आंख मारने से ही ये लड़का तो डर गया, लगता है अभी तक सिंगल है। और फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आरवी देख बंदा शर्मा गया और फिर सीरियस फेस एक्सप्रेशन करके बोली, क्या मुझे इस रूम में जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि इस सीनियर ने तो एक बार भी मुझे नहीं बोला अंदर आने को। चैप्टर 137 न्यू मैनेजर। वही उस प्राइवेट रूम के अंदर टोटल 11 चेयर लगे हुए थे। पांच दोनों तरफ और एक बीच में किंग चेयर लगा हुआ था। 10 चेयर पर सारे लोग बैठे हुए थे, सिर्फ किंग वाले चेयर को छोड़कर। सारे लोग का उम्र करीब 30 प्लस था। सिर्फ 2 लड़की और एक लड़का को छोड़कर जिसका उम्र करीब 25 साल होगा। वही हर्ष सीधा उस किंग वाले चेयर के पास जाता है और उसके पीछे खड़ा हो जाता है। वही सारे आदमी उसे खुन्नस भरी नजरों से देख रहे थे तो औरतें उसे तारने में बिजी थी। आखिर लग ही रहा था इतना स्मार्ट हर्ष। तभी सबके कानों में हर्ष की आवाज गई जो सभी लोगों को देखकर बोला, हेलो एवरीवन। सो आज का मीटिंग तो आप लोगों को पता ही होगा। जिस पर सारे लोगों के चेहरे पर डर के भाव आ गए और वह लोग एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। तभी हर्ष अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोला, यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर बैठे हुए हैं, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और भी बहुत सारे। लेकिन आज का खास मीटिंग है फाइनेंस डिपार्टमेंट के बारे में। उसके इतना बोलते ही एक आदमी जिसका उम्र करीब 40 साल होगा, उसके चेहरे पर डर के मारे पसीना आ गया और उसके हाथ पैर कंपक पाने लगे। तभी हर्ष अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोला, फाइनेंस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां से पैसों का लेन देन, किस कंपनी में कितना पैसा आएगा जाएगा, सब यहां से ही होता है। लेकिन जब इसी डिपार्टमेंट में धोखाधड़ी हो तो मुझे क्या करना चाहिए? वही हर्ष की बात सुनकर रूम में बैठे सारे लोग उस 40 साल के आदमी की ओर डर के भाव से देखने लगे। तभी हर्ष चिल्लाते हुए बोला, मैंने क्या पूछा आप लोगों से, मुझे क्या करना चाहिए? जिस पर एक आदमी ने बोला, इसे कंपनी से निकाल देना चाहिए। दूसरे आदमी ने बोला कि कहीं पर भी किसी कंपनी में इसे जॉब ना मिले। तभी एक औरत ने बोला कि ऐसे धोखेबाज लोगों के वजह से ही कंपनी का रेपुटेशन गिरता है, इसलिए इन्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। वहीं उन सब की बात सुनकर वह 40 साल वाला आदमी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर था वो डरते हुए बोला, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गया सर, अब कभी नहीं होगा। जिस पर हर्ष अपने सर्द आवाज में बोला, इस कंपनी में गलती की कोई माफी नहीं होती। तभी उस प्राइवेट रूम का गेट खुला और 5-6 बॉडीगार्ड जाकर उसे 40 साल के आदमी को घसीटते हुए बाहर लेकर जाने लगे। वही ये नजारा सारे लोग देख रहे थे लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी हर्ष को ध्यान आया कि आरवी अभी तक इस रूम में नहीं आई, इसलिए वह बिना कुछ बोले गेट से बाहर निकल कर देखा तो पाया कि आरवी पूरे फ्लोर पर घूम घूम कर फोन पे बातें कर रही थी और फोन पर बात करते वक्त उसके चेहरे पर एक स्माइल था जिसे देख हर्ष भी मुस्कुरा देता है। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो हर्ष पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि ओम उसे ही घूर घूर कर देख रहा है। जिस पर हर्ष बोला, इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? तो ओम एक नजर आरवी को देखकर बोला, ये तुम पर हाथ उठाने वाली लड़की यहाँ पर क्या कर रही है और तुम उसे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हो? और फिर मैं जब तुम्हें बोलता हूँ कि तुम्हारे दिल में इसके लिए कोई फीलिंग है तो तुम मुझ पर चिल्लाकर कर चुप करवा देते हो। जिस पर हर्ष बोला, क्यों, अगर किसी लड़की को देखकर मुस्कुराऊं तो जरूरी है कि वह तुम्हारी लवर ही हो, उसके अलावा कोई और नहीं।
तभी आरवी ने उन दोनों को देख लिया तो वो अपना फोन रखकर हर्ष के पास आकर बरसते हुए बोली, सीनियर, क्या तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है कि तुम मुझे अकेले छोड़कर रूम में चले गए? जिस पर हर्ष बोला, तुमने अभी मुझे सीनियर बोला इसलिए नो क्वेश्चन। और फिर अपनी बात को बढ़ाते हुए बोला, तुम यहाँ की फाइनेंस डिपार्टमेंट की नई मैनेजर हो तो चलो मैं तुम्हें बाकी के डिपार्टमेंट के मैनेजर से मिलवाता हूँ। इतना बोलकर वह फिर से उस कमरे में चला गया। उसके पीछे पीछे आरवी भी। वही ओम के तो वहीं पर पैर जम चुके थे हर्ष की बात सुनकर, क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा था इतनी छोटी लड़की इतनी टैलेंटेड होगी। वही जैसे ही आरवी ने उस प्राइवेट रूम में कदम रखा सारे लोग उसे देखने लगे। सबसे ज्यादा तो वह 25 साल के लड़का और लड़की। तभी हर्ष अपने कड़क आवाज में बोला, मीट द न्यू मैनेजर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट इज मिस आरवी। उसके इतना बोलते ही सारे लोग अपनी आंखें बड़ी करके आरवी को देखने लगे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। तभी हर्ष बोला, मिस कैन यू सीट योर सीट? जिस पर आरवी उस खाली चेयर को देखती हैं जिस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट मैनेजर लिखा हुआ था और फिर जाकर बैठ जाती है। तभी हर्ष सारे लोगों को देखते हुए बोला, आज आप सभी डिपार्टमेंट के लोगों से यहाँ के सीईओ खुद मिलना चाहते हैं, इसलिए वह अभी 5 मिनट के अंदर यहाँ पर आ रहे हैं। वही हर्ष की बात सुनकर सारे लोग डरने लगे, क्योंकि वह सभी जानते थे कि एसआर कितने गुस्से वाला इंसान है। वही वह दोनों 25 साल की लड़कियां एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों बोली, क्या हमें यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि एसआर को तो अपने आसपास लड़कियों की खुशबू भी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन यह सोचकर कि हर्ष सर ने अभी तक उन्हें कुछ नहीं बोला, वह वहीं पर अपनी सीट पर बैठी रही। वही आरवी अपने मन में बोली, चलो पहले दिन ही उस खड़ूस एरोगेंस एसआर से मिल लिया जाए। वैसे भी उसे मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, आखिर मैंने उसकी जिंदगी बचाई है। खैर छोड़ो, अब थोड़ा उसका एटीट्यूड देख लिया जाए।